एक दिन पापा की एक्सीडेंट में टांग टूट गई। उसके बाद भूखे रहने की नौबत आ गई। पापा चाचा से उधार लेने लगे तो उधार लाखों तक पहुंच गया और पापा जब उधार वापस ना कर सके तो चाचा ने घर पर कब्जा कर लिया। पापा हार्ट अटैक में चल बसे तो चाची ने माँ को नौकरानी बना लिया। जब हमारे मामा को हमारे बारे में पता चला तो वह हमें अपने साथ ले गए और शादी कर दी। एक दिन गली में एक आदमी आवाज़ लगा रहा था कि कोई है जो मुझ गरीब से अपने कपड़े खरीद कर मेरी मदद कर दे। मैंने जब उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह तो रात के 12:30 बज गए थे और मेरे पापा अभी तक घर नहीं आए थे। मेरी माँ बहुत परेशान थी, बार बार आंगन के चक्कर काट रही थी। आज तक मेरे पापा को कभी इतनी देर नहीं हुई थी। हमारा छोटा सा 2 कमरों का घर था और एक छोटा सा आंगन था। पापा नौकरी करते थे जिससे हमारे घर का कुछ मुश्किल से ही गुजारा होता था। यह समझ लें कि पापा की तनख्वाह पहले ख़त्म होती थी और महीना बाद में। महीने की आखिरी दिन हम सूखी रोटी और प्याज चटनी से ही गुजारा करते थे। लेकिन मेरी माँ सब्र करने वाली औरत थी और हम चारों बहनों को भी सब्र करना ही सिखाया था। हमारा कोई भाई नहीं था। मैं बहनों में बड़ी थी, लेकिन मेरी उम्र भी बस 14 से 15 साल ही थी। अपनी माँ की परेशानी को देखकर मैं उन्हें तसल्ली देने लगी कि माँ, हो सकता है पापा के किसी दोस्त ने उन्हें रोक लिया हो। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी माँ कहने लगी, मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। तुम्हारे पापा ने कभी ऐसा नहीं किया। वह तो हमेशा वक्त पर घर आते हैं। किसी दोस्त की तरफ जाना भी हो तो मुझे बताकर जाते हैं। देखो तो रात के 12:30 बज गए हैं। करीब 1 बजे हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया गया। मेरी माँ ने तो बगैर पूछे दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें यही लगा कि पापा होंगे, लेकिन कोई अजनबी बाहर खड़ा था। कहने लगा, सुरेश का घर यही है? मेरी माँ ने हाँ में सर हिला दिया। कहने लगी, जी हाँ, यह घर सुरेश का है। बोलिए। वह आदमी कहने लगा कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। यह सुना था कि मेरी माँ का हाथ एकदम अपने सीने पर गया। मेरी माँ तो वहीं रोने लगी। वह कहने लगी, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन उनकी टांग बुरी तरह से जख्मी हुई है। उन्होंने अस्पताल का नाम बताया और कहा कि आपके पति ने मुझे कहा था कि मैं इतना कर दूं, क्योंकि आपके घर पर कोई भी फ़ोन नहीं है। रात के वक्त ही मेरी माँ ने घर को ताला लगाया और मेरे साथ इस हॉस्पिटल पहुँच गई। मेरी पापा की टांग गाड़ी के नीचे आ चुकी थी। मेरी माँ बहुत परेशान थी। अगले दिन मेरे पापा घर आ गए, लेकिन उनकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट बता दिया था कि टांग की हड्डी बुरी तरह से टूट गई थी। कई जगह से टूटी हुई है, इसलिए प्लास्टर 4-5 महीने से पहले नहीं उतरेगा। पापा परेशान थे। कहने लगे कि घर का गुजर बसर कैसे होगा? मेरी तो नौकरी छूट जाएगी, मैं क्या करूँगा? उस वक्त माँ ने उन्हें तसल्ली दे दी, आप चिंता ना करें, मेरे पास पैसे जमा रखे हुए हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ। मेरी माँ की आदत पैसों को बचा कर रखने की थी, लेकिन वे इतने ना थे कि 6 महीने तक हमारा गुजारा हो पाता। मेरी माँ खाना बनाती तो पहले पापा के सामने रखती थी और खाना खिलाने के बाद जो थोड़ी बहुत सब्जी बचती उसे एक रोटी में थोड़ी सी लगाकर उसे रोल बनाकर हमें दे देती। मैं अपनी माँ को भूखी रहते हुए देखा था। अपने पति के लिए यह जैसी कुर्बानी दे रही थी। अपनी माँ को देखकर दिल खून के आंसू रोता था। लेकिन अभी यह राज पापा पर भी खुल चुका था कि अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा, इसलिए उन्होंने पवन चाचा को बुला लिया। हमारे चाचा खाते पीते और खुशहाल थे, लेकिन जब से पता चला था कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, बस एक बार दिखावे के लिए घर आए थे और अब पापा के बुलवाने पर तो नज़रें चुरा रहे थे। पापा कहने लगे कि पवन, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं उठकर अब कोई भी काम नहीं कर सकता और इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। लेकिन चाचा बात को टाल मटोल कर रहे थे। कहने लगे, तुम तो जानते हो कि महंगाई कहाँ तक पहुँच गई है। मेरे अपने ही घर के खर्चे ख़त्म नहीं होते। मैं कैसे तुम्हें हर महीने के 10 से 15 हज़ार दे सकता हूँ? पापा की बेबसी का यह हाल था कि उन्होंने चाचा के सामने हाथ जोड़ दिया। फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, मैंने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, अपनी मेहनत से ही कमाता आया हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बेबस और मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए भगवान के लिए मना मत करो। शायद खून ने जोश मारा जो चाचा ने मेरे पापा के दोनों हाथ पकड़कर कहा कि आप चिंता ना करें, मुझसे जो हो सकेगा मैं कर दिया करूँगा। लेकिन उसके बाद चाचा फ़ौरन उठकर चले गए। एक दिन बाद चाचा ने 15,000 रुपये मेरे पापा के हाथ में रख दिया और साथ ही एक कॉपी में लिख दिया कि पापा ने उनसे इस महीने 15,000 रुपये उधार लिया है।
फिर पापा से कहने लगे कि यहाँ अपनी साइन कर दो, लिखी हुई चीज़ बहुत सही होती है, कल को ना मैं भूलूंगा ना तुम। चाचा कहाँ भूलने वाले थे, एक एक पाई का हिसाब रखते थे। बार बार याद दिलाने का मकसद यह था कि पापा को यह एहसास है कि उन्हें अपना सारा उधार वापस चाचा को देना है। हमारे घर का गुजर बसर होने लगा। 4 से 5 महीने हुए थे कि पापा की तबीयत में भी सुधार आने लगा। प्लास्टर भी 5वें महीने में खुल गया था और पापा थोड़ा थोड़ा चलने भी लगे थे। लेकिन नौकरी छूट जाए तो इतनी जल्दी कहाँ मिलती है। पापा लड़खड़ाते हुए चलते थे, लेकिन फिर भी नौकरी की तलाश में धक्के खाने लगे। चाचा ने जब यह देखा कि अब थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगे हैं, नौकरी भी ढूंढ रहे हैं, तो एक बार कहने लगे कि अब तो तुम भले चंगे हो गए हो, ऐसा करो मेरा पैसा वापस कर दो। यह बात सुनकर पापा ने हैरत से चाचा की तरफ देखा था। कहने लगे, पवन, अभी भी मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलता हूँ और नौकरी भी ढूंढ रहा हूँ। फ़िलहाल तो मुझे नौकरी भी नहीं मिली, मैं तुम्हारे लाखों की रकम कैसे दे सकता हूँ। चाचा कहने लगे कि देखो भाई, मैं अब और न तुम्हें उधार दे सकता हूँ, अपनी रकम तो मैं नहीं माफ़ कर सकता, मैंने अपने बड़े खर्चे हैं, इसलिए चाहे जैसे भाई नौकरी ढूंढो या ना ढूंढो, लेकिन मेरी रकम वापस कर दो। मैं आंगन में खड़ी अपने चाचा की बहस को देख रही थी। दिल खून के आंसू रोने लग रहा था कि हम पर यह कैसा मुश्किल समय आ गया है। हम लोग जानते थे कि चाचा के पास पैसों की रेल पेल है, कई दुकान किराए पर चढ़ा रखी हैं, मकान भी अपना है, इसके अलावा उनकी कोई बेटी भी नहीं है। 4 बेटे हैं। बेटे तो चाचा के साथ काम पर लग भी गए थे और दोनों हाथों से कमा रहे थे, लेकिन इतना हौसला ना था कि भाई की वजह से हम पर उपकार करते। मेरे पापा ने कहा कि तुम मेरे हालात अच्छी तरह से जानते हो, मैं इतनी जल्दी भला कैसे तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। यह सुनकर चाचा कहने लगे, देखो इतने पैसे तुम ले चुके हो कि अगर अपने इस घर को बेचो और इसकी कीमत लगवाओ तो यह घर मेरे नाम हो सकता है। यह सुना था कि पापा तो हैरान रह गए थे। मेरी माँ भी बहुत परेशान हो गई। हमारे पास अपना एक घर ही तो था। अब तो चाचा कहने लगे कि बस कुछ दिन की मोहलत दे रहा हूँ, तुम अपने रहने का इंतज़ाम कहीं कर लो और अपनी पत्नी बच्चों को लेकर कहीं भी चले जाओ, लेकिन मुझे यह घर 2-3 दिन बाद खाली चाहिए। यह सुना था कि पापा का हौसला जवाब दे गया। उनका हाथ सीने तक आ गया था। ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी तकलीफ़ को बर्दाश्त किया और मुश्किल से चाचा से कहने लगे कि ठीक है मेरे भाई, मैं कुछ दिन में तुम्हारा यह घर खाली कर दूंगा। लेकिन मेरे पापा कुछ दिन भी जी नहीं पाए। अगले ही दिन मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया और उन्हें इतना समय नहीं मिला कि वे कुछ देर भी जिंदा रहते। हमारे सर पर तो जैसे कयामत टूट गई थी। पापा की अचानक मौत ने तो हमें पागल सा कर दिया था। मेरी माँ को पागल बन के दौड़े पड़ने लगे। हम सब बहनें रोती जा रही थीं। हम तो यही सोच रहे थे कि पापा अभी उठकर हमसे बात करने लगेंगे। चाचा बड़े शर्मिंदा शर्मिंदा से घर पर आए थे। बस दिखावे के लिए हमारे सर पर हाथ रखा। चाची ने 2 बोल माँ से अफसोस के बोले। पापा का अंतिम संस्कार हुआ। चाची चाचा भी वापस चले गए। बाकी रिश्तेदार बिरादरी के लोग अभी हमारे घर में बैठे थे, लेकिन चाचा चले गए थे। हमें तो लगा था कि शायद पापा की मौत के बाद चाचा को शर्मिंदगी महसूस होगी, तो हमारे साथ उनका व्यवहार अच्छा होगा कि वह अगर हमसे लेने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पापा का साया भी हमारे सर से छीन चुका था। हमारा तो कोई भाई भी नहीं था, हम सिर्फ बहनें ही थीं, या फिर हमारी दुखियारी माँ हमारे साथ थी। धीरे धीरे हमारे सभी रिश्तेदार हमें सब्र के लिए कहते हुए हमारे घर से जाने लगे थे। जाते हुए सबने हमारी थोड़ी बहुत मदद भी की थी। किसी ने राशन डलवा दिया तो किसी ने नगद पैसे दे दिए, कि इसलिए ये कहा कि इस साल अपनी फसल का कुछ हिस्सा हमारे घर पर भिजवा देंगे। मेरी माँ आंखों में आंसू बहाती सबका धन्यवाद करती रही। भले ही हम गरीब थे, मगर पापा जो भी कमा कर लाते इसी में सब्र किया करते थे। पहले तो पापा के जाने का दुख था, मगर अब तो गरीबी ने भी हमारे सांस लेना मुश्किल कर दिया था। पापा के देहांत को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी माँ दरवाजे पर गई तो दरवाजे पर चाचा मौजूद थे। उन्हें देखकर तो जैसे हम खुश हो गए थे। यही सोचा कि हो सकता है चाचा अपनी गलती पर पछतावे के साथ यहाँ आए हों और यही कहना चाहते हों कि हम पर जो उधार है उसे माफ़ कर रहे हैं। मगर चाचा ने घर में आते ही बगैर कोई बात किए यह कहा कि भाई होने के नाते अब तक खामोशी से बैठा रहा कि चलो तुम्हारे सर से पति का साया छिन चुका है, मगर अभी तक मेरी बात वहीं अटकी हुई है। या तो मेरे पैसे वापस किए जाएं या फिर यह घर मेरे नाम कर दिया जाए, क्योंकि भाई साहब अपनी ज़िंदगी में यह कहकर गए थे कि वह जल्दी ही यह घर मेरे नाम कर देंगे। चाचा की बात सुनकर तो जैसे हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी।
अगर ये घर चाचा को दे दिया तो आखिर हम कहाँ जाएंगे। मेरी माँ रोने लगी, हाथ जोड़कर चाचा से कहने लगी कि भाई एक नज़र मेरी मासूम बच्चियों पर डालें। सभी मासूम हैं, मेरे सर पर तो मेरे पति का साया भी नहीं रहा और मेरा कोई बेटा भी नहीं है। अगर यह घर छोड़ दिया तो कहाँ जाऊंगी। यह सुनकर चाचा ने गहरी सांस ली और फिर कहने लगे कि चलो मैं इतना कर देता हूँ कि यह घर तुम लोग मुझे बेच दो, इसके बाद हर महीने इस घर का किराया देते रहना। मैं भी रकम भी कम कर दूंगा जो तुम लोग आसानी से दे सकोगे, मगर अब मैं और ज़्यादा तुम लोगों को ढील नहीं दे सकता। मेरे अपने भी 100 खर्चे हैं। चाचा का यह फैसला भी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं था। माँ ने हाँ कर दिया। वैसे यह घर चाचा के नाम हो गया। बड़ी मुश्किल से इस घर के कागजात माँ ने चाचा को पकड़ाए थे। चाचा को एक बार भी हम पर तरस नहीं आया था। माँ रोते हुए दहाड़े मारकर एक तरफ बैठी और कहने लगी कि काश मेरे मायके वाले पास होते तो आज मुझ पर यह नौबत नहीं आती। हम मेरठ के छोटे से गांव में रहने वाले थे, जबकि मेरा ननिहाल जयपुर में था। कई साल हो चुके थे हमें अपने ननिहाल गए हुए। अपने मामा से मिले हुए। नाना नानी और 2 मामा थे जो कि जयपुर में ही रहते थे। दोनों के ही हालात बहुत अच्छे थे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी बहन पर कैसी कयामत टूट पड़ी है। हम अपने ही घर में किराया देकर रहने लगे, मगर धीरे धीरे सभी अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुके थे। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि आटा ही खरीद कर ला सके। नौबत भूखे रहने तक आई तो माँ ने सोचा कि वह लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देगी, इसी से ही हमारा पेट पल सकेगा। उस दिन यही फैसला करते हुए माँ जब घर से जाने लगी कि तभी चाची अपने बेटों के साथ हमारे घर आई। चाची को देखकर एक बार फिर हम डर गए थे कि ना जाने वह अब क्या हुक्म लेकर आई है। चाची ने एक बड़ी ही अजीब नज़र मुझ पर और मेरी माँ पर डाली और कहने लगी कि तुम किसी और के घर में काम क्यों करोगी, मेरे ही घर में आकर काम करना शुरू कर दो। बदले में मैं तुम लोगों को पैसे दे दिया करूँगी। यह सुनकर तो जैसे हम हैरान रह गए थे। माँ ने फ़ौरन ही मना कर दिया। उनका सर शर्मिंदगी से झुक गया था, जबकि चाची काफ़ी बातें सुनाती हुई चली गई। माँ ने कई घरों में काम ढूंढा, मगर कोई भी माँ को रखने के लिए तैयार ना था। जब उन्होंने हमारी भूख से बुरी हालत देखी तो मजबूर होकर चाचा के घर चली गईं। चाची हमें देखकर हंसी और फिर अपने घर के कामों की लंबी लिस्ट पकड़ा दी। माँ सारा दिन वहाँ पर काम करती, चाचा की बातें में सुनती। चाची को माँ को ताना दिया करती थी कि माँ की सेहत तो यह बातें सुन सुनकर पहले जैसी ही ना रही। इसलिए हम बहनों ने भी माँ के साथ जाकर चाची के घर काम करना शुरू कर दिया। हमारे चाचा के 4 बेटे थे। एक छोटा था जिसकी उम्र 5 साल थी, बाकी बड़े थे। चाची अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर हमारे बारे में खूब बातें करती रहती और कहती कि ये गरीब लोग हैं, इनके साथ कभी भी हमदर्दी मत करना। अरे यह लोग तो अपने वादों से फिरने वाले लोग हैं। इन्होंने तुम्हारे पापा से उधार लिया था जो चुका ना सके, तो तुम्हारे पापा ने इंसान का घर ही छीन लिया। अभी ये लोग हमारे ही घर में भिखारी की ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसी बातें सुनकर तो जैसे मेरा दिल ही छलनी हो जाता था। वहीं जयपुर में मेरे मामा तक जब ये बात पहुंची कि हमारे पापा का देहांत हो चुका है और हम बहुत बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वे फ़ौरन अगली ट्रेन से हमारे घर पहुंचे थे। हम लोग अपने ही घर में जैसे अनजान बने बैठे थे। जब मामा आए तो उनको देखते ही माँ के सब्र का बांध टूट गया। वह मामा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए सारी कहानी सुनाने लगी, जिसे सुनकर माँ की आंखें भीग चुकी थीं। मामा कहने लगे, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम किसी तरह तो मुझ तक यह खबर पहुँचा देती। आखिर किसकी हिम्मत है जो मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करता। उन्होंने मेरे चाचा को खूब खरी खोटी बातें सुनाई थी और फिर हम सभी बहनों को और माँ को लेकर अपने साथ जयपुर ले आए। चाचा का बर्ताव तो हम देख चुके थे, उन्होंने हमारे साथ क्या व्यवहार किया था। मामा के घर आए तो यहाँ मेरे दोनों मामा ऊपर नीचे पोर्शन में रहते थे। दोनों का अपना कारोबार था और पैसों की कोई कमी ना थी। जब अपनी मामियों को देखा तो एक बार फिर दिल में यही ख्याल आया कि कहीं हमारी मामियाँ भी हमारे साथ वही सलूक ना करें जो हमारी चाची ने हमारे साथ किया था। हम बड़ी सावधानी से रहती। माँ सारा दिन दोनों भाइयों के घर का काम कर दिया करती और साथ में हम भी घर काम में हाथ बटाते, मगर बड़ी मामी ने मुझे यह सब करने से रोक दिया। एक दिन मैं खुद ही उनके बर्तन धोने लगी तो उन्होंने आकर मुझे पकड़ लिया, मेरे हाथ चूम कर बोली कि गुड़िया, इन हाथों में किताब और पेंसिल अच्छी लगती है, इन हाथों में छन छन करती चूड़ियाँ पहननी चाहिए। यह काम करने के लिए मैं हूँ ना।
मामी की इतनी मोहब्बत देखकर तो जैसे मेरी आंखें गीली हो चुकी थी। उन्होंने हमारे साथ कभी भी गलत व्यवहार ना किया, बल्कि अपने बच्चों की तरह पाला। हम बहनों का स्कूल में एडमिशन करवाया और वहीं पर पढ़ाया जहाँ पर उनके अपने बच्चे पढ़ते थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई। हमारी ज़िंदगी तो जैसे खुशियों से भर चुकी थी। शिक्षा पूरी करने के बाद मामा ने मेरी शादी अपने ही जैसे एक बड़े घर में करवा दी। वह लड़का भी एक फैक्ट्री का मालिक था। मेरी शादी के बाद मेरी बहनें भी ऐसे ही अपने अपने घरों की हो गईं और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारने लगीं, जबकि हमारी माँ हमें खुश देखकर अपने भाई और भाभियों को खूब दुआएं देती। शायद मेरी माँ की दुआएं ही थी और मेरे मामा की मेहनत थी कि भगवान ने उन्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की दी थी। मैं अपने ससुराल में खुश थी, खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रही थी कि जब एक दिन मुझे एक गली से इंसान की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि मैं और बर्दाश्त ना कर सकी और खिड़की से जाकर देखने लगी। वह कह रहा था कि मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं तुम लोगों से भीख नहीं मांगता, बस मुझसे ये कपड़े खरीद लो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। जैसे ही खिड़की से जाकर मैंने उस लड़के का चेहरा देखा तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि उसके नैन नक्श तो मुझसे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे ख़ानदान का लड़का हो। कितनी देर मैं उसे देखती रही। उसकी आवाज़ सुनकर घरों से कई औरतें बाहर निकलकर आ चुकी थीं और उससे कपड़े लेने लगीं। दरअसल वह पुराने कपड़े बेचने वाला था। वह पुराने कपड़े ले रहा था और फिर अपने पास मौजूद इस्तेमाल किए हुए कपड़े दे भी रहा था। शायद यही उसका कारोबार था, पुराने कपड़ों को खरीदना और उसको नए तरीका करके लोगों को बेचना। मैं भी वहीं चली आई। मुझे देखकर वह मुझसे कहने लगा कि आप कपड़े खरीदना चाहती हैं या देना चाहती हैं। मगर मैंने उससे सवाल किया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। मेरी बात सुनकर उसने गहरी सांस ली और कहने लगा, मैं मेरठ से आया हूँ। शहर का नाम सुना तो मैं उससे पूछ बैठी कि मेरठ में तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हारी गली का नाम क्या है। फिर उसने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर अपने इलाके का नाम बताने लगा। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी इसके साथ कोई जान पहचान है। मेरे पास मेरे बच्चों के मेरे कपड़े मौजूद थे। मैंने वह कपड़े उठाया और लाकर उसे दे दिए। मुझे उसके पुराने कपड़ों की ज़रूरत तो ना थी, मगर जानती थी कि वह मुझसे ऐसे ही पैसे नहीं लेगा, इसलिए मैंने उससे कुछ कपड़े यह सोचकर ले लिए कि गरीबों में बांट दूंगी। मेरे दिए कपड़ों के जब पैसे देने लगा तो मैंने लेने से इनकार कर दिया। वह वहाँ से चला गया। मैं वहीं सोच में गुम रह गई। शाम को जब पति घर आया तो मैं उनसे इस बारे में जिक्र किया। वह कहने लगे कि तुम्हारी उलझन को अभी जाकर दूर कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऐसी ही मंडी है जहाँ पर ऐसे कई लोग पुराने कपड़ों को बेचा करते हैं। मैं अपने पति के साथ वहाँ पहुँच गई। वह लड़का भी एक कोने में खड़ा था। मेरा पति अपनी गाड़ी ठेले के पास ले गया और फिर उससे सवाल करने लगा। मैं भी उसके सामने खड़ी थी। जब उससे उसके गांव के बारे में पूछा गया तो उसने उस गांव का नाम लिया जहाँ पर मैं भी रहा करती थी। मेरी तो जैसे सांस ही थम चुकी थी। मेरा पति कहने लगा कि तुम तो बड़े अच्छे इंसान हो, भीख मांगने से तो मेहनत करना 1000 गुना बेहतर है। क्या तुम शुरू से ही यही काम कर रहे हो। यह सुनकर वह कहने लगा कि नहीं, हम तो बड़े ही अमीर लोग थे, अच्छा खाते कमाते थे, अपना घर था, मगर फिर ना जाने कैसे किस्मत ने पलटा खाया कि मेरी माँ को कैंसर हो गया। वहीं हमारे कारोबार में भी नुकसान होना शुरू हो गया। सारे पैसे मेरी माँ के इलाज में लग गए और ये हमारी अच्छी खासी जमा पूंजी खर्च होती चली गई। इसके बाद तो हमारा वक्त पलटता ही गया। हमने अपना घर, गाड़ियाँ, ज़मीन सब कुछ बेच दिया और माँ बाप का भी देहांत हो गया। हम 4 भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। अब तो ये नौबत आ चुकी है कि हम सब ने अपने ही घर का सामान बेचना शुरू कर दिया है। हमारे पास कई कीमती कपड़े थे। सबसे पहले हमने अपने ही घर के कपड़े बेचना शुरू कर दिया। एक ही जगह पर हम चारों भाई काम करते थे, तब भी गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए हम चारों भाई अलग अलग शहरों में बिखर गए। कौन सा भाई किधर है, क्या काम कर रहा है, भूखा है या पेट भरकर खाया है, मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहते ही वह रोने लगा, जबकि मेरी भी आंखें इसी के साथ भीग गईं, क्योंकि यह मेरे चाचा का सबसे छोटा बेटा था, जिसकी उम्र आज से 15 साल पहले
5 साल थी, जैसी करनी वैसी भरनी तो होती ही है। चाचा ने जो कुछ हमारे साथ किया था, आज उसका सिला उन्होंने न सिर्फ खुद भोगा बल्कि वह खुद तो इस दुनिया से चले गए हैं, मगर शायद उनका किया अब तक उनके बच्चे भुगत रहे हैं। मगर मुझे उस पर बहुत अफ़सोस हो रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ था वह चाची चाचा ने किया था। इन सब में इसका कोई कसूर नहीं था। मैंने अपने पति से कहकर उसको उनकी फैक्ट्री में लगवा दिया। अब वह एक अच्छी ज़िंदगी को गुजार रहा है और उसके भाई भी अब साथ में ही रहते हैं। वह लोग भी कोई ना कोई काम कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।